हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, 7 लेक्चर्स तक थोड़ा करके ऑलरेडी हमने आधा चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है। चैप्टर का जो रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज़ कम्प्लीटली द एक्चुअल मेटलर्जी। अभी तक हमने मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिटेल में कवर किया है एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वी हैव कवर्ड इन डिटेल। ठीक है, अब समझो एक नया ही चैप्टर आपके लिए यहाँ पे जैसे शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मेटलर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर आई टेल यू समथिंग अबाउट मेटलर्जी, एक आपको जस्ट आइडिया दे देती हूँ कि ये सब कुछ जो प्रोसेस है वो माइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मेरे पास माइनिंग की फैक्ट्री है जहाँ पे मैं मेटल्स को प्यूरिफाई करती हूँ बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो पहले मुझे माइनिंग के साइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ से मैं क्या करूँगी, मिनरल्स को निकालूंगी डिगिंग करके अर्थ के अंदर। ठीक है, बहुत सारा मिनरल, मिट्टी, सब रेत सब कुछ निकलेगा और उसे आप अपने फैक्ट्री के साइड पे लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई करके आप उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करके फिर आप उसे कंप्लीटली रिफाइन करके आप उसे सेल करेंगे या जो भी फर्दर यूज होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेटलर्जी उसी से जुड़ा हुआ है। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल मेटलर्जी क्या है, प्रोसेस क्या है, लेट्स टॉक अबाउट अकरेंस ऑफ मेटल। कि भाई ये जो मेटल है ये जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में किस किस तरीके से अकर करता है। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक मेटल जो हाईली रिएक्टिव हो या फिर आप उसे क्या कह सकते हो, रिएक्टिव मेटल। ठीक है, एंड दूसरे जो मेटल्स होते हैं वो आप क्या कह सकते हो, नॉन रिएक्टिव या फिर बेटर राइट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, ये ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, धरती के अंदर मतलब अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो सीधी बात है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, मतलब वो आसपास जो भी उनको चीज मिलेगी, नॉन मेटल्स हो गए, उनके साथ वो क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, दे विल एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट। वेरएज जो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव है वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो सीधी बात है चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करें। सो दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो मेटल्स जो है, जो रिएक्टिव मेटल्स है वो हमेशा कंबाइंड मतलब कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, जैसे कि होता ये है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जैसे आपके पास ये मेटल हो गया, ठीक है, कोई भी मेटल है एम, तो इसके आजू बाजू बहुत सारे क्या होंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर नॉन मेटल्स होंगे। जैसे कि फर्स्ट ले लिया मैंने ऑक्सीजन ले लिया, फिर मैंने ले लिया कार्बन ले लिया, ठीक है, फिर हमने ले लिया सल्फर ले लिया, फिर नाइट्रोजन ले लिया, फिर फॉस्फोरस। ओके, ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स सीधी बात है अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होंगे कुछ ना कुछ परसेंटेज में। तो आपका जो मेटल हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इन सब नॉन मेटल के साथ जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है और वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब उन कंपाउंड्स का जनरल नाम देखो क्या होता है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो सीधी बात है वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मतलब ऑक्साइड्स की कंपाउंड तैयार होगी। मेटल जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो मेटल कार्बोनेट बनता है, तो मतलब यहाँ पे कार्बोनेट्स जो है वो तैयार रहेगा। मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद द सल्फर इट फॉर्म्स सल्फाइड्स, रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन इट फॉर्म्स नाइट्रेट्स। ये धीरे धीरे आपको आइडिया लगता जाएगा कैसे क्या होता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द फॉस्फोरस तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ठीक है, तो देखो मेटल मतलब देखो इसको आप क्या बोलोगे, फ्री स्टेट बोलोगे, पर नहीं, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेरे लिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन काफी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आप एक रिएक्टिव मेटल ले लो, आपने ले लिया जिंक। ठीक है, तो ये जिंक जो है ये सल्फर के साथ जुड़ जाता है और जिंक सल्फाइड बनाता है। ठीक है, ये जो मिनरल है इसे हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिंक ब्लेंड, याद रखो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि आपके पास लेड है तो वो लेड कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पीबीएस, जिसे आप गैलेना कहते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम ले लो, वो भी फ्री नहीं होता, कंबाइंड, Al2-3, इसको इसके जो मिनरल है उसको हम कोरंडम कहते हैं, CORUNDUM, कोरंडम। ठीक है,
आपके पास अगर NaCl है तो सोडियम फ्री में नहीं होता, वो क्लोरीन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है और आपको क्या देगा बना के, वो इसको आप रॉक सॉल्ट भी कहते हो, मतलब ये सब इम्प्योर है अभी भी। ठीक है, तो दिख रहा है ये चीज, ये सब सल्फाइड हो गया, सल्फाइड्स हो गया, ऑक्साइड हो गया और ये क्लोराइड्स हो गया। तो इस तरीके से आपका जो रिएक्टिव मेटल है वो हमेशा कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप इसको आप बोल सकते हैं कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, किसकी बात करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स ये जो है, ये इन पे हवा, एयर, वाटर, ठीक है, या कोई भी दूसरे नेचुरल फैक्टर्स, या दूसरे कोई भी नेचुरल फैक्टर्स का इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब जब ये हवा से रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, या फिर किसी भी चीज से अगर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो सीधी बात है कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हो जाता है आपका, सीधी बात है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो ये आप इनका एक्सट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी इजी होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस या फिर मेथड्स यूज नहीं करने पड़ते। सो ये हो गया आपका अकरेंस ऑफ मेटल। अब बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ कि हम देखते हैं मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखो पहला टॉपिक है कि मिनरल्स क्या होता है। ठीक है, एक बहुत सिंपल मैं आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ। जैसे कि ये हो गया जमीन, अर्थ हो गया, तो आपके जो मिनरल्स होते हैं वो जमीन के अंदर ही होते हैं, करेक्ट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक काट को लेके आओगे या फिर, ठीक है, और उसमें आपने ये मिनरल जमीन को डिग करके निकाल लिया। फिर इसको आप कहाँ लेके जाओगे, अपने फैक्ट्री पे लेके जाओगे। ठीक है, तो ये आपका मिनरल आपने समझो, दिस इज योर मिनरल। ठीक है, अच्छा, अब मिनरल तो हो गया, पर मिनरल के अंदर आपका जो, जैसे ये मेटल है तो उसमें काम वाली चीज समझो, ये जो रेड डॉट्स मैंने बनाई, ये काम वाली चीज, मतलब ये आपके मेटल वाले पार्ट है जो कंपाउंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर फ्री स्टेट में भी। तो ये आपकी काम की चीज है। ठीक है, तो और जो मेजर जो ब्लू कलर का है वो आपका इम्प्योरिटी है। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है मिनरल के डेफिनेशन लिखते समय, वो आपको पता चलना चाहिए कि मिनरल हमने जाके नहीं रखा है। ये चीज क्या है, ये जो जमीन के अंदर ये जो चीज है ये नेचुरली प्रेजेंट है। तो आप सबसे पहला लिखोगे कि मिनरल इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, देखो ये भी बाय हार्ट नहीं करना है, प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। तो करना क्या है इसका, आप इसको फैक्ट्री पे लेके जाओगे और इस मिनरल का प्रोसेसिंग करोगे, और प्रोसेसिंग के बाद आप इसमें से जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। सो दिस इज योर प्योर मेटल। और आप जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको आप अलग से निकाल लोगे। मतलब कोई भी मेथड XYZ, आसान से आसान मेथड, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मेथड आप यूज करके प्योर मेटल को क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग द वर्ड, यू विल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिनरल इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच क्या लिखोगे आगे, फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म, बराबर है, इन प्योर फॉर्म बाय यूजिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड्स। क्लियर है, तो ये हो गया मिनरल। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ओर की तरफ, कि ओर क्या होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो स्टूडेंट्स, ओर का पहले ना मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। ओर बेसिकली मिनरल ही होता है, तो ओर इज अ मिनरल, ओर इज अ मिनरल, ऐसा मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल और वैल्यूएबल मिनरल, आप बोल सकते हो वैल्यूएबल मिनरल। ठीक है, वैल्यूएबल मिनरल्स कैन बी
extracted profitably। इसका मतलब ये होता है कि मिनरल भी ओर है। अभी ओर का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपके मनचाहे मेटल की जो परसेंटेज होती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब आपका जो मेटल है वो हाईएस्ट परसेंटेज पे जिस मिनरल पे प्रेजेंट रहेगा आप उस मिनरल को बोलोगे वो उस मेटल का ओर है। एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट्स अगर मैं आयन की बात करूं, ठीक है, प्रिसाइजली मैं किसकी बात करूं, आयन की अगर मैं बात करूं, ओके, तो जैसे कि ये हो गया आयन। अब आयन के 5 मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आयन के कितने मिनरल्स होते हैं? 5 मिनरल्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टूडेंट्स हेमेटाइट, ठीक है, नंबर 1 पे आता है हेमेटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। आपको फिलहाल बाय हार्ट नहीं करना है बिकॉज आपको दिया नहीं गया, बट और समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट आता है मिनरल दैट इज मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। बच्चों अगला जो फॉर्मूला यहाँ पे आता है दैट इज लिमोनाइट, मतलब आयन के तीसरा मिनरल दैट इज लिमोनाइट जिसका फॉर्मूला है 2Fe2O3.3H2O, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ आपका स्टूडेंट्स होता है सीडराइट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है FeCO3। ये सब आपको 12th में है तो अगर याद भी रहेगा तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है आयन, लास्ट आता है आयन पायराइट, इसका फॉर्मूला है FeS2। तो बच्चों मुझे कहना ये है कि इस अकेले जो मेटल है, ये रिएक्टिव मेटल है ना आयन, तो ये इसके अकेले 5 मिनरल्स हैं। अब इसमें और किसको कहा जाए? हेमेटाइट को और कहूँ कि मैग्नेटाइट को कहूँ कि लेमोनाइट को कि सीडराइट को कि आयन पायराइट को? तो स्टूडेंट्स इन सभी मिनरल्स में से जिसमें आयन सबसे ज्यादा निकाला जा सकता है या सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जिसमें आयन प्रेजेंट हो, आप उसी को क्या कहोगे? और कहोगे। बिकॉज हमको जब मेरी कोई फैक्ट्री है तो बिजनेस करने के लिए मुझे कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करनी चाहिए? मुझे एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो हेमेटाइट जो है इसमें आपके आयन 70% प्रेजेंट होता है। तो सबसे हाईएस्ट जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन या मात्रा है वो हेमेटाइट में होता है। तो हेमेटाइट क्या कहेगा? और कहेगा। बाकी सब क्या बोलोगे आप? मिनरल। देखो ये भी तो मिनरल ही है ना। तो और क्या होता है? और भी एक मिनरल है जिसमें से आप मेटल को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो आपको सीधा का सीधा क्या देगा? प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट और का डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं आखिरी टर्म दैट इज गैन। ओके, अगला टर्म स्टूडेंट्स है गैन, GANGUE। इसको गंजी, गैंग्यू ऐसा कुछ नहीं कहते, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? गैन प्रोनाउंस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जैसे ये आपके पास एक ओर है, ठीक है, आपने अभी जमीन में अच्छे से डिगिंग किया है, माइनिंग किया है और आपने एक पूरा का पूरा ओर जो है निकाला हुआ है, ठीक है। तो सीधी बात है इसमें रेत मिट्टी बहुत कुछ आ देंगे और ये जो रेड जो मैं बना रही हूँ ये आपका मेन कंपाउंड है जिसमें से आप मेटल को निकालोगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ओर हो जाएगा, राइट। अब इस ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, सीधी बात है। अब वो इम्प्योरिटीज जैसे रेत हो सकती है, सैंड हो सकती है, वो इम्प्योरिटीज जैसे सॉइल हो सकती है, करेक्ट है। गैन का जो दूसरा नाम है उसे आप मैट्रिक्स भी कहते हो, पर यूजुअली हम गैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब अर्दी, इसमें पत्थर भी आ सकते हैं, दैट इज रॉक्स, सैंड, सॉइल, रॉक्स। तो सैंड, ऑल द सैंडी, सॉइल या फिर अर्दी, रॉकी इम्प्योरिटीज विच इज प्रेजेंट इन द ओर, इन सब इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? गैन कहते हैं, गैन। समझ में आ रही है बात? सो ऑल द टाइप्स ऑफ सैंडी, रॉकी, अर्दी इम्प्योरिटीज present in the ore is called as GAN. लिख लो ये चीज, all the types of sandy, earthy, rocky or the soil or many other impurities which is present in the ore is called as GAN। क्योंकि अगर आपको ये मेटल वाला पार्ट तो आपको ये सब ब्लू वाला हटाना पड़ेगा, मतलब सारे कचड़े पहले निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, मेटल्स को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। बस ये ध्यान रखना कि एक एक लाइन में सिखा रही हूँ आपको टेक्स्ट बुक का, तो साथ में जुड़े रहो और सारे लेक्चर्स को
सही तरीके से देखो और नोट्स बनाते रहो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।